हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोग करंट अफेयर्स का अपना वीकली जो एक सिलसिला चलाते हैं, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को डेली जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारी ऐप पे मिल जाती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि रोज़ अपने बिजी स्केड्यूल में से 5 से 10 मिनट निकाल के उसको रीड करें और इस वीडियो को एज अ रिवीजन और एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आपको इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी चीज़ें स्टैटिक होती हैं या जो पुराने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये चीज़ें सीखने को मिले। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कंपाइल्ड पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है। मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ के साथ साथ डेली पीडीएफ भी अवेलेबल है और टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो आप लोग हमारी लाइब्रेरीज में भी आ सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था, एक वीडियो हम लोगों ने भी अपलोड करी थी जिसमें हम लोगों ने जीआई टैग के ऊपर बात करी थी। अब जीआई टैग क्या होते हैं? ये होते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या ये सिर्फ इंडिया में चलते हैं? तो ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की तरफ से जीआई टैग मिला है कांगड़ा टी को। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग जितने भी मिलते हैं सभी के सभी आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग्स है उन्हें जीआई टैग मिला है। अगर मैं बात करूं ये कहाँ से है, तो ये कठुआ से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा लद्दाख की वुड कार्विंग्स को जो है उसे भी मिला है जीआई टैग। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो जीआई टैग दिया गया है, ये कांगड़ा टी। अब आप लोग नाम से भी इसको गेस कर सकते हैं। कांगड़ा एक हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहाँ की टी को ये जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे जो ये जीआई टैग मिलते हैं इससे क्या होता है, इससे सबसे पहली चीज़ आपको अगर मैं बात करूँ, एक रिकग्नाइजेशन जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिलना शुरू हो जाती है। और अगर मैं उसके अलावा भी बात करूँ तो देखो, जैसे कांगड़ा टी को मिला है, अब यूरोपियन यूनियन ने दिया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं उनके वहाँ पे भी इस तरीके से लिस्ट आती है। और ये यूरोपियन मार्केट में अब एंटर करेगी, वहाँ पे भी चाय बहुत पी जाती है। ऐसा नहीं सिर्फ हम इंडियंस ही चाय जो है पीते हैं। अब पहला सवाल यहाँ पे आता है कि क्या जीआई टैग जो हम लोग इंडिया में देते हैं, क्या वो कांगड़ा टी को मिला है? तो आपको बता दूं ये 2005 में मिल चुका है। और कितने साल के लिए जीआई टैग वैलिड रहता है? तो जीआई टैग जो है ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 2005 में ऑलरेडी जीआई टैग जो है कांगड़ा टी को मिल चुका है इंडिया में, लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन में मिला है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जीआई टैग से क्या होता है, देखो यहाँ से एक अश्योरेंस मिल जाती है कि क्वालिटी है, बाकियों से अलग है। और जो जहाँ से बनती है, जैसे कठुआ कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ, बसोली पेंटिंग्स की बात करूँ, तो उन जगहों को भी जो है चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। और हर साल 10 साल के पीरियड के बाद ये रीन्यू होता है। यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कांगड़ा टी को जो है वो मिला है। और ये कहाँ से है? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुडिकेशंस बाय यूरोपियन कमीशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन? अभी हाल ही में ईयू ने रिमूव कर दिया है किसे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुडिकेशन से इसको हटा दिया गया है। और अभी आप लोगों ने देखा था कि थोड़े दिन पहले ने ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया गया था एफएटीएफ के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। इस समय आप लोगों के लिए एक होमवर्क आज थोड़ा सा अलग है करंट अफेयर से। आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके के हम लोगों ने श्रीलंका में देखे थे, ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे आज पाकिस्तान खड़ा है। अब ये चीज़ें हो क्यों नहीं है, आप लोगों को उस पर थोड़ी सी स्टडी करनी है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के बाहर भी समझ आएगी, चीज़ें कि होती क्या है, हो क्या रही है, पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही है और इससे इंडिया को क्या सीखने को मिलेगा। देखो, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें जो है इस बार भी आईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है बेल आउट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस समय पाकिस्तान में, अगर चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाए
तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे भी आ सकती हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आज होमवर्क है कि आप लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो लिस्ट आई है इसमें क्या सिर्फ पाकिस्तान को हटाया गया है? तो ऐसा नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज़ को जो है वो डिलिस्ट किया गया है, जिसमें एक आपकी जिम्बाब्वे भी आ जाती है और इसके साथ आपकी निकारागुआ भी आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, इन्हें हटा दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में मार्च एंडिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसको रिलीज़ किया था, जिसका एम था इंडिया की जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है उसको $2 ट्रिलियन का करने का, किस साल के एंड तक। देखो जितने भी ये टारगेट्स अगर मैं बात करूँ या जो एम हम लोग सेट करते हैं, टीबी ख़त्म करना है हम लोगों को, रोड एक्सीडेंट में जो कैजुअलिटीज़ होती है उसको ज़ीरो करना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम लोग किस तरीके से कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो रिसेंटली न्यूज़ में आते हैं ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये रिलीज़ करी थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और इसके तहत 2030 तक हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग $2 ट्रिलियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, अपने को जो है वो बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखिएगा। और ये कब से इफेक्टिव होगा? ये इफेक्टिव हुआ है आपका 1 अप्रैल 2023 से। तो टोटल इन शॉर्ट 7 साल का एक टारगेट रखा गया है। तो ये आमतौर पे जो हम लोग अगर मैं बात करूँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी होती है 5 साल की जो होती है, इस बार उसकी तरह ये नहीं है, ये थोड़ा सा अपडेटेड है और इसको किया गया क्योंकि ये जो टारगेट रखा गया है 7 साल का है। आमतौर पे हम लोग 5 साल का टारगेट लेके काम करते हैं, लेकिन इस बार इसको 7 साल का रखा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सब जगह पहले ही अपलोड कर देते हैं, जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें होती हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो कि पहली वुमेन बनी है जम्मू कश्मीर से जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है अभी हाल ही में? देखो आलिया मीर इनका नाम है। पहला पॉइंट, इनका नाम आप लोग याद रखना। इसके अलावा जो ये काम करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं जो कि जो चैरिटी है, इंडिया बेस्ड चैरिटी ही है वाइल्ड लाइफ SOS, उनके लिए ये काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पहली वुमेन ऐसी हैं जम्मू कश्मीर से जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 रुपये कैश प्राइस था और साथ में मोमेंटो था जो आप लोग देख सकते हैं। LG मनोज सिन्हा साहब इनको यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है आलिया मीर के लिए। आलिया मीर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो अवार्ड है, खास तौर पे मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है, वुमेन की होती है, और ख़ास तौर पे जब वो आपकी ही अपनी स्टेट या UT से हो रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वैसे भी पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखना। होमवर्क के तौर पर आप लोग लिख लेना, जो JNK से बच्चे बताइएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 जो है ऑब्जर्व किया गया है। ये किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? देखो जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी है ये हर साल 31 मार्च के दिन ऑब्जर्व जो है वो किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसका एम यहाँ पे ये रहता है कि जो अवेयरनेस है वो की जाए ताकि जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन आप लोग देखने को मिलती है आप लोगों में यहाँ पे हमारी इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे, वो चीज़ें ख़त्म हो और ये जो बैरियर्स हैं इनको हटा के जो चीज़ें हैं, एक राइट टू इक्वालिटी अगर मैं बात करूँ सही मायने में, उस पर काम किया जाए। अब यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर फ्लैग भी एक होता है, ये ट्राई कलर प्राइड फ्लैग जो है वो निकालते हैं जिसमें 5 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स होती है, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, ये 5 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स होती है जिसमें कलर जो यूज़ होते हैं वो आता है आपका लाइट पिंक, लाइट ब्लू, ठीक है, ये लाइट ब्लू है और साथ में वाइट। ये आपको याद रखना है। अगर कल को मान लीजिए एग्जामिनर लेवल बढ़ाता है पेपर में तो ये चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। अगर नहीं भी बढ़ाता तो भी आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो इनका फ्लैग होता है वो बेसिकली 5 कलर का होता है, जिसमें कलर जो होते हैं वो लाइट ब्लू, पिंक और वाइट कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी अमेरिकन स्टेट है जिसने रिसेंटली पास किया एक रेजोल्यूशन जिसमें कंडेम करा है हिंदू फोबिया को और एंटी हिंदू बाइगॉटरी को फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखो ये जॉर्जिया ने किया है। अभी हाल ही में जॉर्जिया ने यहाँ पे एक बिल पास किया है, एक रेजोल्यूशन पास जो है वो किया है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये पहली अमेरिकन कंट्री है जिसने इसको किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर विद
वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को पढ़ के ही समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर जो करंट अफेयर्स है, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स को किस तरीके से किया जाए, तो देखो करंट अफेयर्स ना आपको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। मैं आज आपको एक प्रॉपर एक चीज़ बता देता हूँ किस तरीके से करंट अफेयर पूछा जाता है। देखो पहली चीज़, करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप उठ के पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ दो। आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मान लीजिए सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादातर पूछी जाती है, जो फर्स्ट टाइम होती है, फिर वो इंडिया में हो रही हो या वर्ल्ड में हो रही हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा किस तरीके से ये चीज़ इंडिया में हुई है। अभी इंडिया में हाल ही में सेकेंड एशिया की हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट हमारी जो अभी पिछले करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि ट्रक निकाला गया है जो चलता है हमारा मिथेनॉल पे इथेनॉल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। इसके अलावा जितने भी हमारी वुमेन होती हैं, खासतौर पे अगर वो किसी हाई पोजीशन पे बैठती है, पहली बार अगर किसी जगह पे अपॉइंट होती है, या फिर वुमेन हमारी कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करती हैं, तो ये चीज़ें जो बेसिक है जो पहली बार हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है हर चीज़ में कि जो फर्स्ट टाइम हो रही है उस पर आपको स्ट्रेस देना है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेज अगर हम बात करें तो जो होती हैं उस पर अगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसके साथ हो रही है, कौन सा एडिशन है। ये भी 3 कैटेगरीज में बन जाता है कि सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन इजी लेवल में आता है वो ये आता है कि कंट्री कहाँ पे हुई है, किसके साथ हुई है। दूसरा जो डिफिकल्ट मॉडरेट अगर करने की कोशिश की जाता है तो वो पूछता है कि लोकेशन कहाँ पे हुई है। तीसरा क्या बनता है कि इसका एडिशन कौन सा था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोबरा वॉरियर देखा, वैसे ये सब चीज़ें जो नए नए फर्स्ट लेटेस्ट एडिशन होते हैं, इसमें भी जो फर्स्ट सेकंड एडिशन होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो नेशनल पार्क्स को लेके या बायोडाइवर्सिटी को लेके, या फिर अगर मैं बोलूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेके, बच्चे कहते हैं कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसमें क्या पूछा जा सकता है। तो देखो जो चीज़ें करंट अफेयर्स में आती हैं, जैसे कुनो नेशनल पार्क आ गया था आपका, वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रेस रखना है, उन पे आपको चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपके जितने भी इंडेक्स आते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, रीसेंट वाले भी याद रखने हैं। इसमें 2 तरीके से याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या रहा था, टॉप किसने किया था। अगर उसके बाद मैं बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस रखना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या, जैसे डिफेंस एक आ जाता है, जैसे हम लोग S-400 ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक आपके आ जाता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप लोगों को याद रखना है कि किस इसरो ने कौन सा अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया है, नासा ने कौन सा किया है। ये बेसिक चीज़ें जो है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके ऑबिचुरीज पे बनते हैं, तो करंट अफेयर्स घूम फिर के आप अगर इसको अलग अलग सेगमेंट्स पे डिवाइड करके करोगे तो बहुत ईजी रह जाएगा। आप लोगों को ये नहीं है कि साथ वाले घर में चोरी हुई तो ये आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ के सोच रहे करंट अफेयर्स पढ़ा, तो ये नहीं होता। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा आप लोगों का ले लिया तो, बट ये अगर आप इसको बाइफरकेट करके चीज़ों को एक प्रायोरिटीज वाइज सेट करोगे तो आपको रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसने ये लॉन्च किया है टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया, तो ये है भारत पे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में अगर बता दूं, कोई भी चीज़ अगर आपकी वुमेन के रिलेटेड होती है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लेके हम लोग कर रहे हैं, इसमें कौन कर रहा है सपोर्ट, वो कर रहा है भारत पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड विच कंट्री डेवलप्ड स्मार्ट अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम टू हेल्प रिड्यूस द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड माउंटेनियस एरिया। तो देखो यहाँ पे अभी हाल ही में इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूके के साइंटिस्ट के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट के साथ मिलके अभी डेवलप करा है एक स्मार्ट अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक स्मार्ट अप्रोच होगी, यानी कि ये पहले ही बता देगी कि किस तरीके से कहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ताकि उस जगह को खाली कर दिया जाए, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इन प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें हैं उसको लेके चले जाएं, और जो डैमेज होता है उसको कम करने की। अब ये स्मार्ट अप्रोच में होगा क्या अगर इसकी बात की जाए, तो यहाँ पे रिस्क इंश्योरिंग जो होगा, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जो भी कम्युनिटी वहाँ पे होगी उनको पहले बता दिया जाएगा, एक वाइड रेंज तक एक डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, जो कि बहुत अलग अलग मेथड्स के साथ यूज़ किया जाएगा, और मॉनिटर किया जाएगा कि क्या रिस्क है, और उसके बेसिस पे एक वार्निंग सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके ऊपर जैसे जब अब होता क्या है कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी शेर आया
जब एक्चुअल में शेयर आया था तब किसी ने भरोसा किया नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोशिश की जाएगी सबसे पहले एक ट्रस्ट जो है, जो लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जाए, ताकि अगर उनको पता चले कि हाँ अगर यहाँ से बात आई है, अगर इस डिवाइस से या इस सिस्टम से बोला गया कि फ्लड आने के चांसेस हैं, तो लोग वहाँ पे उस तरीके से रिएक्ट करें ताकि जो डैमेज होता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अर्थ और 2023 की थीम क्या थी इस बार? अर्थ और हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 25 मार्च के दिन, यानी कि अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट ये 25 मार्च को नहीं होता, ये होता है लास्ट सैटरडे जो कि आपका मार्च का होता है। हर साल ये इस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि ये कितने बजे से कितने बजे होता है, सब लोग अपनी लाइट ऑफ कर देते हैं कितने बजे? 8 बजे रात को लेके 9 बजे। पेपर में डायरेक्ट आपको ये अर्थ और भी पूछा जा सकता है कि ये कितने से कितने बजे तक हो सकता है। अगले साल ये कब होगा? अगले साल ये होगा 30 मार्च को 2024 में। और पिछले साल कब था? पिछले साल ये था 26 मार्च को, लास्ट सैटरडे जो है। तो ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इस पर करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी थीम की। तो इसकी जो थीम थी ये थी द बिगेस्ट और फॉर अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी मिलिट्री ऐसी है, मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने सेलिब्रेट करा है अपना 5th पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 20th मार्च टू 3rd अप्रैल विद द थीम ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। देखो 5th पोषण पखवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहाँ से अगर हिंट भी, अगर आप लोगों को मैं बोलूँ गेस भी करो, तो आप लोग इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओगे तो आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है इन 2 में कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था 5वां पोषण पखवाड़ा, जो ये शुरू किया गया था। थीम याद रखिएगा, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। अब यहाँ पे बात करूँ मैं पोषण अभियान की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। किस दिन लॉन्च किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्च के दिन किया गया था 2018 में, तभी 5 साल यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये इंश्योर किया गया था जो लोगों की पार्टिसिपेशन होगी जो न्यूट्रिशन को लेके, उसको किस तरीके से हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में या किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे इसको लेके चीज़ों को शुरू किया गया था। हर साल पोषण पखवाड़ा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 दिन के लिए। आप लोग यहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हैं, 15 दिन के लिए हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है टू पॉपुलराइज श्री अन्ना, जिसको हम लोग मिलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी थीम्स थी, बट इसको याद रखिएगा, जो मेन थीम थी वो थी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI के द्वारा, IE के द्वारा इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे पूछा गया है कि वो कितने % हुई है। देखो ये जनवरी से फरवरी में भी बढ़ी थी और ये फरवरी से मार्च में भी अब यहाँ पे जो है ये बढ़ी है। तो ये कितनी हुई है अभी आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये हो चुकी है 7.8%, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, देखो तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं तो इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में 26.8% है। दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान और तीसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है 23.1%। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने राइट टू हेल्थ जो है एक्ट अभी हाल ही में पास किया था, ये भी याद रखना। और अगर मैं लोएस्ट की बात करूं तो लोएस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट जो है वो है उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे सिर्फ 0.8% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद पुडुचेरी आता है और फिर उसके बाद गुजरात आपका इस लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे ये लिस्ट हर महीने चेंज होती है, बट याद रखिएगा ये चीज़ें भी कई बार आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट विद द की हाईलाइटिंग्स दैट साउथ एशिया इज होम टू 9 आउट ऑफ द टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। किसके द्वारा ये निकाली गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी हाल ही में जो रिपोर्ट है वो निकाली गई है कि 10 में से जो 9 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं। साउथ एशिया वही जगह है जहाँ पे हम लोग भी आते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि
नियरली जो 60% पॉपुलेशन है साउथ एशिया की, वो उन एरियाज में रहते हैं जहाँ की जो हवा है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो 60% एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि ये जो पोल्यूशन है, ये जो पोल्यूटेड सिटीज़ है, ये किसका काम है कम करने का? क्या ये गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं इसके लिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम लोगों का काम है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द चीज़ों को साफ रखेंगे, हवा को, खाना बनाते समय या हर एक चीज़ में जिस जगह पे आप लोगों को रहते हैं, तो ये जो पोल्यूशन है ये कम होगा। हम लोग देखते हैं कि यार साथ वाला भी कर रहा है तो हम भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क बहुत पड़ेगा। आने वाले समय में आप लोगों को ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक कब बना था? वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में, ठीक है। उसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वॉशिंगटन DC में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में अप्रैल महीने में कौन है जो कि पहला इंडिया का बैंक बना है टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट? SRVA। ये मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था। SRVA ये कहाँ पे खुला है? मलेशिया में खुला है, टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब आएगा इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ध्यान से क्यों पढ़ना? क्योंकि आपको ये जगह भी याद रखनी है कि मलेशिया के साथ किसने किया है। तो ये देखो सबसे पहला किसने किया है? ये किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इसको जो लॉन्च किया है, किसके साथ किया है? ये किया है इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के साथ, IIBM के साथ ये इन्होंने एक टाई अप किया है। ताकि अब होगा क्या, जो इंडिया और मलेशियन के ट्रेडर्स हैं वो अपने इनवॉइस जो है, जो बिलिंग होती है, वो सारी INR यानी कि इंडियन रुपी में कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूँ, यूनियन बैंक में आपका होमवर्क नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से बैंक यहाँ पे मर्ज हुए थे आपको बताना है। एक मैं बता देता हूँ, एक तो हुआ था आपका कोऑपरेशन बैंक। ये क्वेश्चन जो मर्जर हुए थे ये आप लोगों को पूछा जाएगा। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है गुड पीपल टू बैंक विद, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनको उन्होंने रिसेंटली चार्ज लिया है एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी? तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जो है उनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो यहाँ में इनका नाम याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे? इनके पहले थे वो थे SN घोरमुडे जी। यहाँ पे आप लोग इनका नाम भी देख सकते हैं। अब ये जो है ये पूरा कार्यभार संभालेंगे। 31 मार्च को ये रिटायर हो चुके हैं। अब ये जो है यह अपॉइंट किए गए हैं। तो ये अपॉइंटमेंट्स भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने हाल ही में अपॉइंट करा है नीरज निगम को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? अब ये जो है ये किसने अपॉइंट किया है? ED हाल ही में ये किया गया है नीरज निगम को। RBI ने यहाँ पे इसको किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। RBI के जितने भी आपके गवर्नर तो एक ही है, डिप्टी गवर्नर जो होते हैं 4, उनको आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है पेपर में। ये बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको 5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन से हैं जो आज की डेट में नहीं है, ठीक है। क्योंकि 4 होते हैं आमतौर पे, तो ये पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और अर्जुन अवार्डी थे सलीम अजीज दुरानी जिनका निधन हुआ है। आप लोगों को ने इनका नाम सुना होगा। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि सलीम अजीज दुरानी जो है वो किस स्पोर्ट से या किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना ये क्रिकेटर थे। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस सन में अर्जुन अवार्ड मिला था। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता पेपर में, बट ये हम इस तरीके से इसलिए बनाते ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो याद रहे कि हाँ अर्जुन अवार्ड मिला था, इस डेट को मिला था। 1961 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा सलीम अजीज दुरानी जो थे वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। तो ये याद रखना, ये एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे उस ज़माने में। ये खेलते थे 1934 में जब ये पैदा हुए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम इन्होंने खेला। बहुत सारे टेस्ट मैचेस, रणजी ट्रॉफीज़ वगैरह इन्होंने खेली हैं। तो इनको यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2023 जो है वो ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस ग्लोब में, जो कि 2
अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे मनाते हैं, इसको मनाया क्यों जाता है? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? एक डेनिश ऑथर थे, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, जिनको जो बहुत सारी मतलब फेरी टेल्स अगर मैं बात करूं या स्टोरीज जो है इन्होंने लिखी हैं। और क्यों ये डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? देखो, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे बुक डे इसलिए बनाया जाता है ताकि जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें इंस्पायर किया जा सके, ताकि वो भी रीडिंग की तरफ या फिर अगर बुक्स की तरफ जो है अटेंशन जो है अपनी थोड़ी सी ज़्यादा दे। अब बात करते हैं इसकी थीम की। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आई एम अ बुक रीड मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के पास ही एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था 6 अप्रैल के दिन, जिसकी थीम क्या थी? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। अब ये कौन सा एडिशन था? ये इसका 10वां एडिशन था। आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, पहला कि मनाया कब जाता है, दूसरा इसकी थीम क्या थी। दोनों चीज़ें आपको ये जो रिसेंट होती हैं ये आपको पूछी जा सकती है। एडिशन अगर आप लोग पढ़ते हैं, अब ये ऑब्जर्व कौन करवाता है? ये करवाता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन कब बना था? यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और आज की डेट में अगर पूछा जाएगा कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये तीनों नाम स्टैटिक जीके की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को लेके, आपको बस फिलहाल वैसे इतना ही याद रखना है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कब मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी फिनटेक कंपनी थी जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है पिन कोड, एन ई कॉमर्स कंज्यूमर ऐप ऑफ ऑन इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो, किया फोन पे ने है, पहला पॉइंट। अब पिन कोड से आप लोगों को अपने दिमाग में यही आया होगा, अच्छा यार पिन कोड क्या होता है? पिन कोड आमतौर पे पिन कोड जो हम लोग देखते हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की जो लोकेशन हमारी आ जाती है। अब यहाँ पे बात किया जाए, फ़ोन पे पहली चीज़ किसके द्वारा ओन की जाती है? फ़ोन पे को किसने खरीदा था? फ़ोन पे को खरीदा था वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट ओन्ड फिनटेक फर्म है फ़ोन पे, जिसने इंट्रोड्यूस करा है पिन कोड। ये होगा क्या? ये ई कॉमर्स कंज्यूमर ऐप बनाई गई है जो कि इंटीग्रेट करेगी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स फ्रेमवर्क को। ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखना, बहुत जल्दी ये आ जाएगी सब जगहों पे भी, बट फिलहाल याद रखिएगा कि किसके द्वारा, ये किसका प्रोडक्ट है। पी से पी को रिलेट कर लेना। फ़ोन पे ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में पिन कोड। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में स्लाइनेक्स, अगर हम बात करें स्लाइनेक्स, ये आप लोग नाम से भी, और जितनी बार हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बनाई है, अब आप लोगों को पता नाम से ही चल जाता है कि ये किस किस के बीच में होती है। ये होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, और एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सरसाइज आ जाती है, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है जो कि हाल ही में कंडक्ट की गई थी। कहाँ पे? कोलंबो में इसको किया गया था। अब अगर मैं बात करूँ ये कौन सा एडिशन था, तो ये था 10वां एडिशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेज आमतौर पे ज़्यादातर पेपर में आपको यही पूछी जाती है जो रिसेंट मंथ में होती है। अब जैसे मान लीजिए आपका पेपर अगर जून जुलाई में होता है, तो आपको यही अप्रैल मई या मार्च की जो है, इन पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रखना है, और यही आपको आएगा। स्टैटिक जीके की फॉर्म में आ जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि स्लाइनेक्स हम लोग किसके साथ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में श्रीलंका बहुत ही बड़े मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है थोड़ा सा उभर रहा है, तो उसके बावजूद भी ये जो एक्सरसाइजेस है ये कंडक्ट हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में क्या थीम थी? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2023, जो कि 4 अप्रैल के दिन ऑब्जर्व किया गया था। तो देखो, इसकी थीम थी माइन एक्शन कैन नॉट वेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइन जो है ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे माइन आपका जो आता है वो माइन अवेयरनेस वाला आता है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा किस दिन होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में इंडिया डेवलपमेंट अपडेट जो है वो आया है। स्प्रिंग एडिशन जो होता है अप्रैल महीने में रिलीज़ किया जाता है। किसके द्वारा ये किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है, ये जो अपडेट्स आते हैं या ये जो
प्रिडिक्शंस होती हैं या ये जो एस्टिमेट किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जिसके द्वारा भी, वो भी आपको याद रखें। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडिया का डेवलपमेंट अपडेट आया था रिसेंटली, स्प्रिंग एडिशन जो था, जिसमें ये कहा गया कि हम लोगों का जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 6.6% से कितना हो जाएगा, 6.3% का आ गया है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाती है। कितना कहा गया है? उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो हमारा डेवलपमेंट है अपडेट जो आता है बीच बीच में, ये हमारा थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा दिसंबर के बाद। इस क्वार्टर में जो बात की गई है 6.6 पहले कहा गया था, अब 6.3 कहा गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 33 न्यू प्रोडक्ट्स को दिया है अलग अलग स्टेट्स के। तो आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल इंडिया में कितनी चीज़ों के पास जीआई टैग है, तो वो है 465। हर एक स्टेट से जो बच्चा है वो एक बार इसको रीड कर लेना, आप लोगों को इसके बारे में चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी। बहुत सारी जगहों को जीआई टैग जो है वो मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर का बसोली पेंटिंग्स आ जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। टोटल कितनी है? 10 साल के लिए इसके जो है वैलिडेशन रहती है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और हाँ, अगर एक और चीज़ बात पूछी जाए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसने इनिशिएटिव लिया था कि वो अलग अलग चीज़ों को लाएंगी, जैसे नारदाना हो गया रामबन से, उधमपुर से जो है हमारा कलाड़ी हो गई, तो ये सब चीज़ें किसने किया था? ये सब किया गया था नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड जम्मू ने ये सब किया था, रजिस्ट्रेशन से लेके पूरे प्रोसेस तक। नेक्स्ट पे आते हैं। द मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम किस जगह पे है, जिसको रीनेम कर दिया गया है रानीज गर्ल हॉकी टर्फ के नाम से, इन ऑनर टू फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम रानी रामपाल। रानी रामपाल अगर मैं बात करूं, ये हमारी हॉकी टीम की कैप्टन थी। बहुत ही अच्छा ये मतलब खेलते थे, तभी आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहाँ पे किया गया? और ये पहला इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है जिनके नाम पे एक स्टेडियम बना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी कोई चीज़ पहली बार होती है, और ये पहली वुमेन हॉकी प्लेयर है जिनके नाम के ऊपर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ऐसे मेल हॉकी स्टेडियम जो प्लेयर्स के नाम पे है वो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन पहला ऐसा है जो कि वुमेन हॉकी प्लेयर के नाम के ऊपर रखा गया, तो ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, जो रानी रामपाल थी, रानी रामपाल को पहली इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब के लिए अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इस अवार्ड का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और ये जो खेल रत्न होता था, राजीव गांधी खेल रत्न, उस टाइम पे जो होता था, मैं ही बता देता हूँ, अब ये नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये टॉप मोस्ट अवार्ड माना जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी का, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद भी स्पोर्ट्स के हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा। ऑन 4 अप्रैल 2023 कौन है जो कि 31st मेंबर बन चुका है नाटो का, जिसके साथ अगर मैं आपसे एक और चीज़ बात करूं, जो अभी हाल ही में एनिवर्सरी थी नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी की, वॉशिंगटन ट्रीटी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो भी पिछले 1-2 साल से इतिहास रहा है, जो आप लोगों ने देखा था, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नाटो की वजह से यूक्रेन और रशिया की वॉर भी अभी चल रही है। क्यों? क्योंकि रशिया ने, यूक्रेन ने भी इंटरेस्ट शो करा था कि हम लोग नाटो को ज्वाइन करेंगे। अब नाटो ऐसी चीज़ है क्या? नाटो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं आपको अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं, मान लो आप किसी 2nd क्लास या 3rd क्लास में पढ़ते हो और आपके दोस्त जो है वो 11th और 12th क्लास के हैं, और आपके किसी के साथ अगर झगड़ा होता है अपनी क्लास में, या मान लो 7th 8th क्लास के बच्चे के साथ, तो वो कहता है कि भैया आज से ये मेरा भाई है,
और अगर इसके साथ तुम लड़ाई करोगे तो इनडायरेक्टली तुम हमसे लड़ाई करोगे। तो नाटो भी बस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसी ट्रीटी पे काम करता है। यानी कि जो भी कोई नाटो मेंबर है, मान लीजिए जो कोई भी नाटो का मेंबर, अब 11-12 यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हमारी सुप्रीम पावर्स में आ जाते हैं, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स आ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हमारी कंट्रीज आ जाती हैं उसमें। तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पर्सन था आपका रशिया, ठीक है, अगर वो इनसे लड़ाई करता है तो फिर इनडायरेक्टली वो इन सभी से लड़ाई करता है। यूक्रेन को भी बहुत डर था कि ऐसी चीज़ें होंगी, रशिया ने बहुत अपोज किया। जब यूक्रेन साइन करने वाला ही था ये ट्रीटी, तो रशिया ने एक वॉर जो है वो छेड़ दी है यूक्रेन के खिलाफ, और अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि वो वॉर चलती आ रही है। वैसे ही अब ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड यहाँ पे नाटो का मेंबर बन चुका है, यानी कि अगर कल को मान लीजिए कभी कोई कंट्री फिनलैंड से जंग करती है या वॉर करती है, तो वो इनडायरेक्टली सब नाटो के मेंबर्स के साथ जो है वॉर को शुरू कर देगी। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। जो वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी वो भी 4 अप्रैल के दिन हुई थी, तो इसीलिए वो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के एनिवर्सरी पे यहाँ पे करी गई है। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। नाटो बहुत न्यूज़ में था, तो नाटो पे क्वेश्चंस भी आपको जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाटो का हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये भी याद रखिएगा। नाटो मेंबर्स जो हैं बहुत हद तक चीज़ों को डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये वॉर के बाद सोचा था गया था कि नहीं होगी, बट ये चीज़ें वापस से हो रही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 26 की, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली इनॉग्रेट करी है एक स्कीम टू एड हायर सेकेंडरी एंड डिग्री स्टूडेंट्स इन बाइंग बुक? तो देखो ये किया गया है असम के द्वारा। असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने हाल ही में ये इनिशिएटिव जो है ये लिया है, यानी कि एक स्कीम जो है लॉन्च की है, ताकि जो एड है वो दी जाएगी हाई सेकेंडरी और जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक्स को अगर कोई लेना चाहता है, इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेट 3.5 लाख एस्पिरेंट जो है वो आएंगे और इनको ये जो है बुक्स खरीदने में हेल्प होगी। और टोटल अगर मैं अमाउंट भी आपको बता दूं तो वो है 1459 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट को दी जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में देखो वर्ड देख लो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अपने नोट्स में भी कर लेना। पहली डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो भी हाल ही में इंडिया ने करी है किस कंट्री के साथ? तो इंडिया ने ये करा है रोमानिया के साथ। अभी हाल ही में अपना साइन करा है पहला डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द बायलैटरल मीटिंग ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, जो अभी हाल ही में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में इसको किया गया था और ये पहली है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये फाउंडेशन था प्रैक्टिकल कोऑपरेशन का, जो कि आर्म फोर्सेस का के बीच में है, दोनों कंट्रीज़ के, इंडिया और रोमानिया के। और ये आप लोगों को बस इतना फिलहाल याद रखना है कि हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके की फॉर्म में कि बताओ भैया रोमानिया की कैपिटल क्या है? तो रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोमानिया की, तो रोमानिया भी मेंबर है किसका? नाटो का। ये भी याद रख लेना। नाटो को ज्वाइन किया था 2004 में और यूरोपियन यूनियन का भी ये मेंबर है। तो यहाँ पे ये याद रख लेना, यानी कि ये भी वो 2nd-3rd क्लास का बच्चा है जिसके दोस्त 11th-12th क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, इंडियाज बैंक क्रेडिट इंक्रीज बाय डैश ईयर ऑन ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023 विच इज हाईएस्ट सिंस डैश। देखो आरबीआई का जो डेटा आता है, यानी कि जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ गई है 15% से, जो कि पिछले अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्सीमेट 12 सालों की, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 2012 में जो थी वो थी सबसे ज़्यादा 9.6% थी, लेकिन इस बार ये बढ़ चुकी है और ये हो चुका है आपका 15% यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर करा है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? तो देखो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन सी रही है? तो वो है त्रिपुरा। होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मेरे को त्रिपुरा की कैपिटल, गवर्नर और सीएम तीनों के नाम आप लोग लिख के बताएंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट की शिपिंग और इंटरनेट नेविगेशन कोऑपरेशन है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है सोलर पावर्ड हाइब्रिड बोर्ड जिसका नाम है सूर्यमशु?
सूर्या मिशू जो है ये हाल ही में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो ये केरला शिपिंग ने करी है। केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने हाल ही में इंट्रोड्यूस करी है। सोलर पावर्ड हाइब्रिड बोट है ये, जो कि पहली अपने आप में इस तरीके की बनाई गई है टूरिस्ट बोट, जो कि कोची के बैक वाटर्स में जो चलेगी। तो यहाँ पे इसको याद रख लेना। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करके शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको अप्रैल 2nd वीक भी करंट अफेयर्स दे दे। और उसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी चलेंगी हर संडे क्लासेस लेके आने की कोशिश रहेगी। कोशिश तो मैं बहुत दिनों से बहुत सारी कर ही रहा हूँ। तो चलिए, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। बाकी मिलते जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।